नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के पुरातात्विक स्थल पढ़ रहे थे और उसमें हमने पाषाणिक स्थलों को पूरा कर लिया था और उसके बाद में ताम्र पाषाणिक स्थल भी पढ़ लिए थे। ठीक है, और आज हम बात करेंगे आपके हड़प्पा सभ्यता के स्थल और स्पेशली हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा पर बात करेंगे। और एक ध्यान रखने योग्य बात यह कि कालीबंगा से हमेशा एक स्तरीय प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो टॉपिक हमारा रहेगा आज कि कांस्य युगीन सभ्यता के स्थल। राजस्थान में कांस्य युगीन सभ्यता के स्थल। देखिए, एक चीज़ मैं वापस बता देता हूँ आपको कि हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक उपकरण जो है वो कांस्य के मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में स्थल तो उसमें पहला नाम रहेगा आपके कालीबंगा का। आज हम इसी कालीबंगा पर है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं कालीबंगा के परिचय पे। उससे पहले थोड़ा सा इसके पीछे मैं लिख लेता हूँ कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान रहा है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर क्षेत्र रहा है। ठीक है, अब देखिए, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर क्षेत्र रहा है और हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कांस्य धातु का उपयोग है वो बड़े पैमाने पे किया गया था। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता का स्थल अगर अपन मुख्य नगर की बात करें तो कालीबंगा आता है। इसके अलावा हल्का थोड़ा बहुत पीलीबंगा, सोथी संस्कृति, कुछ नाम और भी आएंगे, बट कालीबंगा अहम नगर है जो वर्तमान में हनुमानगढ़ ज़िले में है और इसकी खोज भी जब ये गंगानगर में था। ठीक है, 1922 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी और उसके बाद उत्खनन का जो कार्य है ये बाद में बीबी लाल, बीके थापर, जगपति जोशी इनके नेतृत्व में 61 से 69 के बीच में किया गया था। 3 स्तर खोजे गए इसमें आज तक, नहीं वैसे 7 स्तर है लेकिन 3 चरणों में खोज हुई थी और तीनों चरणों पर हम बात करेंगे और इसमें क्या क्या किस प्रकार के साक्ष्य मिले सारी चीज़ें आज है वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, खोज, इसकी खोज बाद में लिखते हैं। वर्तमान में यह हनुमानगढ़ जिले में है। परंतु खोज के समय श्री गंगानगर जिले में था क्योंकि बाद में जिला चेंज हो गया क्योंकि हनुमानगढ़ बाद में जिला बना है गंगानगर से अलग होके। ठीक है, तीसरी बात कि यह क्षेत्र जो है ये दृशद्वती और घग्गर, दृशद्वती व घग्गर नदियों के मध्य अवस्थित था। मध्य अवस्थित था और इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो
काली चूड़ियों की अधिकता के कारण उसको कालीबंगा कहते हैं, क्योंकि पंजाबी में चूड़ियों को बंगा कहा जाता है। कालीबंगा का मतलब क्या है? काली चूड़ियों की अधिकता। ठीक है, बंगा शब्द का मतलब होता है चूड़ियाँ पंजाबी भाषा में, और गंगानगर पंजाब को लगता हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे पंजाबी भाषा का पुट पूर्ण रूप से आता है वहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रों में। तो ये इसकी एक लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन हो गई। और कांस्य युगीन सभ्यता का एक अहम स्थल है कालीबंगा। 3 बातें आपको ठीक तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके लोकेशन से संबंधित। अब अगर मैं आगे एक और बात करूं, तो एक पॉइंट यहाँ पे और भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसकी जो खोज है वो कब हुई और किस प्रकार से इसको खोजा गया और उत्खनन किस प्रकार से हुआ, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। फिर हमारे ये कालीबंगा का एक सामान्य परिचय पूरा हो जाएगा। तो कालीबंगा से क्या प्रश्न बन सकता है? अगर नॉर्मल अगर सवाल की बात करें तो सीधा आता है कि कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है या किस काल से संबंधित है। कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। फिर पूछा जाता है कि खोज के समय ये किस जिले में अवस्थित था, तो गंगानगर में। वर्तमान में किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदियों के किनारे हैं? तो द्रस्वती व घग्गर नदियों के बीच में है। कालीबंगा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियों की अधिकता हमारे को मिली है, इसलिए हम इसको कालीबंगा कहते हैं। काली यानी काला, बंगा यानी चूड़ी। ठीक है, जो कि पंजाबी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, एक बात। इसके अलावा अगर अपन दूसरी बात इस पर चर्चा करें कि कालीबंगा जो है इसकी खोज कैसे हुई और किसने की थी। ठीक है, तो बहुत ही सामान्य बातें हैं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी ऐसे लोड नहीं लेना है कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, बहुत सामान्य चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया इसका लोकेशन। ठीक है, स्थान, अवस्थिति कहाँ पे है। अगर अपन इसको मैप में देखें तो एक मिनट, मैप हम नहीं ले आए, कोई बात नहीं। राजस्थान के उत्तरी भागों में, आपको ही पता है खैर। और अब अगर अपन इसकी खोज की बात करें तो देखिए, इसकी खोज की बात करूं तो 1952, देखो कुछ तिथियां याद रखनी है आपको। एक तो याद रखना है 1952 का सन याद रखना है। ठीक है, 1952 का सन याद रखना है, क्योंकि ये वो साल था जब पहली बार अमलानंद घोष ने सभ्यता की खोज की थी। अमलानंद घोष के साथ में 17 सदस्य एक पूरी की पूरी टीम थी। इन्होंने स्टार्ट में वहाँ पर कुछ प्रमाणों को प्राप्त किया जो धरातल के बाह्य भागों में स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। और जब ये सारी चीज़ें देखी उन्होंने, तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई बड़ी एक प्रकार से सभ्यता, सिविलाइजेशन रही है। उनके साथ में 17 लोग थे और ये 1952 की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि कालीबंगा की खोज का जो श्रेय है वो अमलानंद घोष को जाता है। इस समय अमलानंद जो है ये भारतीय पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे, लेकिन इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर जनरल था वो माधोस्वरूप वत्स थे। माधोस्वरूप वत्स 1953 में रिटायर हो जाते हैं, और जैसे ही माधोस्वरूप वत्स रिटायर हुए तो यही अमलानंद घोष आपके इनके निदेशक बन जाते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, ASI की। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी आता है कि कालीबंगा की जब खोज की गई उस समय ASI का निदेशक कौन था, तो ASI का निदेशक माधोस्वरूप वत्स था। और माधोस्वरूप वत्स जो है ये 53 तक रहते हैं, 53 तक रहते हैं, और फिर अमलानंद घोष जो है वो उसके अध्यक्ष बनते हैं, निदेशक बनते हैं। ये बात 1952 की है। इसके बाद में 1961 में, इसके ठीक 8 साल बाद में 1961 से 69 के बीच में इसका उत्खनन का कार्य स्टार्ट किया गया, खुदाई का कार्य शुरू किया गया। क्योंकि अमलानंद घोष ने जो प्रमाण प्राप्त किए थे, इनकी जो टीम ने सर्वे किया था, तो इस सर्वे में इनको धरातल के बाह्य भागों में कुछ मोटे मोटे जानकारियाँ मिल गई थी। उसकी बेस पे इन्होंने सभ्यता होने की बात कह दी थी। लेकिन बाद में जब JV जोशी, BB लाल और बालकृष्ण थापर, BK थापर, तो ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और जगपति जोशी, इनके नेतृत्व में, इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग थे, इन तीनों के नेतृत्व में आपके उत्खनन का कार्य स्टार्ट किया गया 61 में, और 69 10 साल तक इसका उत्खनन चलता रहा।
और उसके बाद में यहाँ पर आपके जितने भी साक्ष्य मिले, इन साक्ष्यों से एक बात तय हो गई कि यह जो नगर है, यह जो क्षेत्र है, यह हड़प्पा काल से पहले भी था, हड़प्पा काल में भी था और हड़प्पा काल के बाद में भी था। इसलिए इसको हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और आपके उत्तर हड़प्पा तीनों ही कालों में रखा जाता है। तीनों ही कालों में रखा जाता है कि हड़प्पा से पहले भी यहाँ छोटी सी संस्कृति थी, हड़प्पा के काल में ये और विकसित हुआ और हड़प्पा के बाद में भी रहा है। ठीक है, तो ये उन नगरों में से हैं जो हड़प्पा सभ्यता के आरंभ से अंत तक बना रहा और उसके बाद और उसके पहले भी बना रहा। ऐसा नगर था बंगाल, कालीबंगा। देखो हुआ क्या था कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, मार्शल के निर्देशन में हुई थी। दयालाल साहनी और अखालदास बनर्जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई थी। इनको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। 1947 से पहले इस सभ्यता के जितने भी स्थान थे सारे के सारे पाकिस्तान में खोजे गए थे, सारे के सारे विद्यार्थी। और एक भी स्थान भारत में नहीं था। आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हो गया और भारत के विभाजन के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थान पाकिस्तान में चले गए। हमारी एक गौरवमयी विरासत चली गई पूरी की पूरी। प्रमाण हमारे पास रह गए और क्षेत्र सारे पाकिस्तान में चले गए। विवाद भी हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि जो जो प्रमाण हमारे पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सोनूदड़ो से आपने प्राप्त किए उसका आधा हिस्सा हमें दीजिए। तो आपको पता होगा एक एक चीज़ का बंटवारा किया गया था संग्रहालयों से। एक माला के ऊपर विवाद भी हुआ कि एक ऐसा कार्नेलियम का हार था, पाकिस्तान ने कहा हमें दे दो, भारत ने कहा हम रखेंगे। तो कि इसको है वो आधा कर दो। तो कि हार को तोड़ने के बाद हार है वो, उसकी कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। टेबल, मतलब आप ये सोचिए कि एक एक छोटी छोटी चीज़ का वितरण हो गया। हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय था कि सारी सभ्यता चली गई थी और हमारे पास इतनी फंडिंग उस समय इतनी नहीं थी। ताज़ा ताज़ा भारत आज़ाद हुआ था कि हम है वो नए क्षेत्रों की खोज करें। ASI के निर्देशक उस समय, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, PN चक्रवर्ती थे। और उसके बाद भारत के अंदर सबसे पहले आपके यूँ कहिए कि रोपड़ का काम शुरू किया पंजाब के अंदर, क्योंकि रोपड़ लगता हुआ क्षेत्र था पाकिस्तान के। और आज़ाद भारत का पहला स्थान रोपड़ को खोजा गया और दूसरे स्थान में कालीबंगा की खोज हुई। इसलिए कहते हैं कि आज़ाद भारत का खोजा गया दूसरा स्थान कौन सा था? कालीबंगा था। और फिर क्या हुआ देखिए, और भारत का उस समय का सबसे बड़ा स्थान था ये। खैर बाद में धोलावीरा, राखा गड्डी, इनकी खोज हुई, तब वो स्थान बड़े हो गए। कालीबंगा का नंबर नीचे आ गया, तीसरा नंबर आ गया, शायद तीसरा ही नंबर है अभी। फिर क्या हुआ, फिर कालीबंगा से जब साक्ष्य मिले हमें, जो हड़प्पा से पहले के भी थे, हड़प्पा के बाद में भी थे और हड़प्पा काल के भी थे, तब पुरातत्वविदों ने क्या कहा था, और स्पेशली SN बनर्जी ने क्या कहा, नहीं SN बनर्जी नहीं थे, किसी विद्वान का स्टेटमेंट, शायद बनर्जी का ही था, RD बनर्जी नहीं, SN बनर्जी का था, नहीं SN सेन का था। सेन ने क्या कहा कि जो कुछ हमने खोया हड़प्पा सभ्यता को देके, ये स्टेटमेंट किसका है आप खुद देख लेना, मैंने हड़प्पा में पढ़ाया भी था और वैसे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। वो सारा कुछ हमने कालीबंगा की खोज के साथ ही प्राप्त कर लिया था, क्योंकि कालीबंगा में ऐसे साक्ष्य मिले जो पूरी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। तो हम समझ सकते हैं कि कालीबंगा का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रहा होगा कि आज़ादी के बाद खोजा गया दूसरा शहर था ये, और सारे शहर पाकिस्तान में जा चुके थे। और फिर कहानी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे गुजरात में खोजा शुरू हुई और भारत के सबसे अधिक क्षेत्र गुजरात में खोजे गए। पाकिस्तान में आज भी उतने ही हैं जितने हम 1947 में छोड़ के आए थे, और भारत में आज 500-700 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के नगर खोजे जा चुके। तो 1952 में क्या हुआ, अमलानंद घोष
द्वारा सत्रह सदस्यीय दल के साथ यहाँ का सर्वेक्षण किया तथा बाह्य भागों, धरातल के बाह्य भागों के साक्ष्यों के आधार पर सभ्यता होने की बात की। इस कारण अमलानंद घोष को सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। यद्यपि एल.पी. टेसीतोरी ने यहाँ सभ्यता होने की पूर्व में ही कल्पना कर ली थी। तो कई बार आता है कि पहली बार कल्पना किसने की थी? एल.पी. टेसीतोरी ने की थी और खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। फिर क्या हुआ? 1961 से 69 ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो साल है जिसमें पहली बार इस पूरे क्षेत्र की क्या की गई? खुदाई करी गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्खनन किया गया। 61 से लेकर और 69 के बीच में इसका उत्खनन हुआ और इस उत्खनन के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, से ब्रजवासी लाल मतलब बी लाल, बालकृष्ण थापर मतलब बी.के. थापर तथा जगपति जोशी अर्थात जे.वी. जोशी के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन आरंभ हुआ। ठीक है, इन तीन लोगों के नेतृत्व में उत्खनन जो है वो शुरू हो चुका था और ये बात कब की है? 61 के बाद की है और फिर लगातार इसकी खुदाई जो है वो जारी रही और कई सारे लोगों का इसमें साथ में था। श्रीवास्तव साथ में थे, एम.डी. खरे साथ में थे, बहुत सारे लोग उसमें है वो साथ में थे। ठीक है, तो ये खुदाई के संबंध में 2 तिथियां आप है वो याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ अन्य चीज़ें और भी हम देख सकते हैं कि इस प्रकार एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद खोजा गया
पहला शहर दूसरा नगर। हमारे राजस्थान बोर्ड की किताबें वगैरह कुछ इसको पहला नगर बताती है, लेकिन वास्तव में ये दूसरा नगर था, ठीक है, क्योंकि रोपड़ जो है वो 1947 से उस पर काम शुरू हो चुका था, ठीक है। दूसरा नगर कालीबंगा बना। पहला कौन सा था? तब हम कहते हैं पहला रोपड़ था। रोपड़ पंजाब के अंदर, ठीक है। विभिन्न चरणों, 7 चरणों में खुदाई हुई इसकी। विभिन्न चरणों की, 7 चरण मत लिखना, खुदाई के बाद यहां से सात स्तरीय संरचना अब देखिए 5 7 7 किसके थे? 7 नहीं है, 5 स्तर मिले। एक बार मुझे वापस देखना पड़ेगा इसको। 5 स्तरीय संरचना प्राप्त हुई। जिससे विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले, जो कि हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीन चरण कौन से? तब हम कहते हैं कि प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है प्री हड़प्पन, हड़प्पा से पूर्व का काल। दूसरा विकसित हड़प्पा, ठीक है, जब हड़प्पा के नगर जो है वो आपके विकसित थे। तीसरा उत्तर हड़प्पा, जब हड़प्पा सभ्यता का नाश हो चुका था और आपके मुख्य शहर कुछ बच गए थे, प्रोटो हड़प्पन हम बोल सकते हैं। इन तीनों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है, तीनों के साक्ष्य मिले हैं। तीनों चरणों के साक्ष्य मिलने के कारण कालीबंगा को, अब डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी है वो संभवतः कालीबंगा रही होगी, ऐसा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। यद्यपि इस बात को जो ऑलचिन दंपत्ति थे उन्होंने अस्वीकार किया। ऑलचिन दंपत्ति ने कहा था कि तीसरी राजधानी नहीं रही होगी, उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया था, ठीक है। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने
हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, पश्चिमी राजधानी आप पूर्वी राजधानी कह सकते हो, क्योंकि उत्तरी दक्षिणी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गए। तीसरी राजधानी बताया। तीसरी राजधानी बताया, जैसे ऑलचिन दंपत्ति ने, वही जालोर वाले, जालोर की जिसने खोज में मैंने लिखवाया था आपको, जालोर के नहीं थे, बाहर के थे। ऑलचिन दंपत्ति ने खारिज किया है। इन्होंने कहा कि नहीं था। कई बार क्या ऐसा सवाल आता है, जल्दबाजी हम गलत कर देते हैं कि किसने कालीबंगा को तीसरी राजधानी या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी होना अस्वीकार किया है, तो ऑलचिन दंपत्ति ने किया। लेकिन बीबी लाल क्या कहते हैं? बीबी लाल कहते हैं कि तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने नहीं कही थी, बल्कि एच.डी. सांकलिया ने कही थी, ऐसा बीबी लाल कहते हैं। परंतु बाकी जितने भी स्रोत हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा दशरथ शर्मा ने कहा था। ठीक है, जो भी है हम लिख लेते हैं। बीबी लाल के अनुसार तीसरी राजधानी का मत एच.डी. सांकलिया ने दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। निश्चित तौर पे कालीबंगा महत्वपूर्ण रहा है, और तीन तीन भागों के अगर हमारे को प्रमाण मिलते हैं तो निश्चित तौर पे हम यही कहेंगे कि कालीबंगा जो है वो बाकी जितने भी क्षेत्र हमें प्राप्त हुए हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस बड़े पैमाने पे प्रमाण मिलना कोई आसान कार्य जो है वो नहीं है, क्योंकि ऐसे हर जगह से इतने नहीं मिलते कि एक ही स्थान से सारी चीज़ें हमारे को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कालीबंगा से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने इसको देख लिया, परिचय देख लिया, इसकी लोकेशन, इसकी खोज कैसी हुई और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, और कौन कौन से साक्ष्य हमारे को प्राप्त हुए। इन चीज़ों को देखने के बाद में अब हम देखते हैं कि प्राक हड़प्पा के साक्ष्य कौन से मिले, विकसित हड़प्पा के साक्ष्य कौन से मिले, और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य कौन से मिले। अब इसको ऐसे समझना कि प्राक हड़प्पा सभ्यता बसने से पहले तो साक्ष्य भी पुराने टाइप के होंगे, विकसित हड़प्पा के साक्ष्य ठीक ठाक होंगे, जहाँ बढ़िया अच्छी सी नगरीय संरचना मिलेगी, और उत्तर हड़प्पा के जो साक्ष्य है वो भी यूँ कहिए कि थोड़े से जैसे पक्की ईंटें वगैरह यहाँ पे आ जाएगी, तो बहुत ही सामान्य थोड़े थोड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हम तीनों को लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राक हड़प्पा के साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। ठीक है, ये जो आपको बसावट नज़र आ रही है ये प्राक हड़प्पा की ही है। प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य, कालीन साक्ष्य। देखिए, प्राक हड़प्पा का मैं पहले तो मतलब लिख लेता हूँ कि हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने से पूर्व का काल, होने के पूर्व का काल,
प्राक हड़प्पा कहलाता है। ठीक है, इसको आप एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हो कि हम हड़प्पा सभ्यता की जब उत्पत्ति मानते हैं ना, तो उत्पत्ति में दो मत आते हैं, एक देसी मत, एक विदेशी मत। विदेशी मत ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति बाहर से आए हुए लोगों ने की थी। देसी मत ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति भारतीय लोगों ने की थी। फिर देसी मत तीन भागों में बंट जाता है। कोई कहता है कि आर्यों ने इसको बनाया था, कोई कहता है कि द्रविड़ियन लोगों ने इसको बनाया था, और एक जो मत आता है तीसरा देसी मत का उपभाग, वो सबसे सर्वमान्य है। तीसरा मत क्या कहता है? तीसरा मत ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है ये बेसिकली छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियों के विकसित होने से हुई थी। उनका ये मानना है कि छोटे छोटे क्षेत्र थे, जैसे सोथी संस्कृति बीकानेर के अंदर, ये छोटी छोटी संस्कृतियाँ बनी हुई थी, और इनकी डेवलपमेंट से, इनके उत्थान से यहाँ प्रोडक्शन बढ़ता है, इनके व्यापार वाणिज्य बढ़ते हैं, नगर उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं का विकसित रूप है वो हड़प्पा सभ्यता थी। तो ऐसा माना जाता है कि प्राक हड़प्पा में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियाँ हुआ करती थी, और इन्हीं बस्तियों का डेवलप रूप जो था वो आपकी विकसित हड़प्पा कहलाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा में भी ऐसी कोई ग्रामीण छोटी बस्ती जो है वो रही होगी सोथी संस्कृति की भांति। इसलिए सोथी संस्कृति बीकानेर और सोथी संस्कृति सेकंड कालीबंगा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी पुराने प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहा जाता, कहलाता है। इससे संबंधित निम्न प्रमाण मिले। इसके प्रमाण कालीबंगा के पश्चिम भाग से मिले। अच्छा, एक मैं आपको और समझा देता हूँ बात। ये आपको ऐसे याद नहीं करने हैं कि कौन सा प्राक हड़प्पा का स्थान है, कौन सा आपके कौन सा साक्ष्य प्राक हड़प्पा का या कौन सा विकसित का है। ये हम बांट इसलिए रहे हैं कि ताकि आपकी समझ थोड़ी विकसित हो जाए। हमारा यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं है कि आप ये रटो कि प्राक हड़प्पा के कौन से हैं, हड़प्पा के कौन से हैं। ये विभाजन का आधार सिर्फ यही है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे रटने की ज़रूरत है। ऐसा कभी सवाल नहीं आता कि कौन सा प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य है जो कालीबंगा से मिलता है, ऐसा नहीं आता। सवाल सीधा ही आता है कौन से सारे साक्ष्यों का एक साथ ही बनता है। उसका कोई ऐसा स्पेशल क्लासिफिकेशन हुआ नहीं है, क्योंकि प्राक हड़प्पा के साक्ष्य है वो हड़प्पा में भी मिलते हैं, आधुनिक विकसित हड़प्पा में भी मिलते हैं। तो ऐसा इनका कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है, परंतु हम इस विभाजन के जरिए अध्ययन को थोड़ा आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी बात भी प्रूव हो जाए, प्राक हड़प्पा वाली, आधुनिक विकसित हड़प्पा की और उत्तर हड़प्पा की हमारी बात भी प्रूव हो जाए, और आपको इस बहाने साक्ष्यों को समझने में भी मदद हो जाए। इस वजह से विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे हाँ अब ठीक है, कैसे रटेगा कौन कैसर। अब देखिए, सबसे पहली चीज सबसे पहली बात, एक जुता हुआ खेत मिला है, जिसमें दो फसलें, कौन सी? सरसों व चना, एक साथ बोई जाती थी। ठीक है, तो ये कृषि का जो प्रमाण है ये विकसित हड़प्पा का लग नहीं रहा, ये लग रहा है आपके कौन सा? आपके प्राक हड़प्पा का। ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये बहुत ही सामान्य बिंदु हो गया। अगर दूसरा पॉइंट लें तो यहाँ से हमें ऐसे कई भवन मिले हैं जिनका निर्माण है वो कच्ची ईंटों से हुआ है। ठीक है, तो कच्ची ईंटों के भवन प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के अंदर क्या पक्की ईंटें ज़्यादा थी, कच्ची ईंटों के भवन। इस कारण हड़प्पा को कई बार दीनहीन बस्ती कहते हैं, गरीब बस्ती कहते हैं। हड़प्पा को कालीबंगा को कई बार क्या नाम देते हैं? दीनहीन बस्ती, क्योंकि कच्ची ईंटों के भवन मिले।
अब इन भवनों के अंदर चूल्हे और राख के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके भीतर चूल्हे व राख के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, अब ये चूल्हे और राख के अवशेष हड़प्पाकालीन भी है और आपके प्राक हड़प्पाकालीन भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको ऐसे मैं जैसी कैटेगरी बांट रहा हूँ वैसी कैटेगरी याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बस ये है कि तो मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि इस बहाने हमें बढ़िया याद हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन सा प्राक हड़प्पा का किस बेस पे हम वो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यही कच्ची ईंटों के भवन है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे और देखें तो यहाँ पे काले लाल प्रकार के 6 टाइप के फैब्रिक हमें प्राप्त हुए और साथ में कुछ गुलाबी मृद भांड भी मिले। 2 प्रकार के मृद भांड, ठीक है। अब 2 प्रकार के मृद भांड कौन कौन से, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। एक मिला है गुलाबी मृद भांड प्राक हड़प्पा के हैं। ठीक है, सोथी बीकानेर से भी प्राप्त हुए हैं। इस कारण कालीबंगा को द्वितीय सोथी भी कहते हैं या सोथी सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गुलाबी मृद भांड है ये प्राक हड़प्पा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी कारण इसको सेकंड सोथी भी कहा जाता है। कई बार ऐसे सवाल आ जाता है कि द्वितीय सोथी किस जिले में है, तो द्वितीय सोथी बीकानेर, गलती से भी मत करना, द्वितीय सोथी है हनुमानगढ़ में, सोथी खुद कहाँ पे है, बीकानेर में। ठीक है, दूसरे कैसे मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, B&RW, और ये हड़प्पा काल के हैं, प्राक नहीं, ये हड़प्पाकालीन है। ठीक है, तो मृदभांड साक्ष्य जो है ये भी हमें बताते हैं कि यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा के साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया। और क्या क्या मिला, अगले बिंदु पे मैं आ रहा हूँ। और मेरे पास चित्र किस किस के हैं, और क्या क्या मिले, कितने लिख लिए, 3 लिख लिए। चौथा, अच्छा ये जो काले व लाल मृदभांड मिले हैं ना, ये टोटल 6 प्रकार के हैं। ठीक है, जिन्हें फैब्रिक A, B, C, D, E और F कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फैब्रिक ABCDEF कहा जाता है। तो ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि फैब्रिक ABCDEF क्या है, तो हम कहेंगे कि यह आपके मृदभांड है जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य साक्ष्य, अगर अन्य साक्ष्यों की बात करें यहाँ पे तो कई सारे साक्ष्य मिले, जैसे पक्की ईंटों से निर्मित त्रिभुजाकार केक भी मिला है। पक्की ईंटों से निर्मित त्रिभुजाकार केक की आकृति, केक की आकृति। ठीक है, एक ये मिली है। अब इसका मतलब ये नहीं वो केक से समझते थे, आकृति केक की है। ठीक है, घिया पत्थर व ताम्र के मन के मिले। अब ये मत कहना कि तांबा मिला मतलब ताम्र पाषाण होगा, नहीं, क्योंकि इनकी और इनकी विशेषताएं अलग अलग। केवल तांबा मिलने से हम उसको ताम्र पाषाण नहीं कहेंगे, अन्य विशेषताएं भी मिलनी बहुत जरूरी है।
शंख की चूड़ियां भी मिली हैं। ठीक है, शंख की चूड़ियां भी हमें प्राप्त हुई है। और देखें तो कई सारे पक्की मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने। ठीक है, और अगर देखें तो हमें बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं, बैलगाड़ी के खंडित पहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर और देखें तो तांबे का एक परसू मिला है, तांबे का परसू हथियार है ये मिला। ठीक है, और अगर आगे और बात करें तो ये ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमें प्रमाण जो है माने जाते हैं कि ये हड़प्पा से थोड़े पहले के प्रमाण हैं। ठीक है, अब हड़प्पाकालीन प्रमाण कौन से हैं? विकसित हड़प्पा के प्रमाण। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा विभाजन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये करवाने का सिर्फ इतना मतलब ये है कि आपको पता चले कि यहाँ पे तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, ये एक 3D मॉडल है और ये हड़प्पा पूरे कालीबंगा का मॉडल है। ठीक है, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक इसमें वेस्ट बस्ती है, ये ईस्ट बस्ती है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण क्या क्या है, विकसित हड़प्पा के प्रमाण क्या क्या है? पहली बात, सबसे पहला प्रमाण क्या है कि अन्य नगरों की भांति कालीबंगा भी दो भागों में बंटा हुआ है, वेस्ट पोर्शन और ईस्ट पोर्शन। ठीक है, अन्य नगरों की बात है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों की ये सेम विशेषता रही है कि हड़प्पा सभ्यता के अगर धोलावीरा को छोड़ दिया जाए, धोलावीरा 3 भागों में है, आजकल राखी गड्डी के भी 3 भाग मिल गए हैं, बाकी 99% जितने भी नगर हैं वो ईस्ट और वेस्ट 2 भागों में बंटे हुए हैं। ठीक है, और दोनों भाग एक प्रकार से कालीबंगा में भी है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के विकसित स्थानों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। एक तो खास बात इसकी ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर दुर्गीकरण मिलता है। दुर्गीकरण का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी कोई बस्ती चारों तरफ से यूँ कहिए कि दुर्ग के द्वारा या दीवार के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण में रखते हुए घेर दी जाती है बस्ती को, तो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक खास बात देखिए कि पक्की ईंटों से दोनों बस्तियों का क्या किया गया है? दुर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हड़प्पा के अन्य नगरों की भांति, आप दीवारें देख रहे होंगे दोनों की, देखो दोनों अलग अलग दीवारों से है वो बने हुए हैं। तो हड़प्पा के अन्य नगरों की भांति, अन्य नगरों की भांति कालीबंगा भी 2 भागों में बंटा है, भी 2 भागों में, ईस्ट और वेस्ट में विभाजित है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में विभाजित है। दूसरी बात, अन्य नगरों की तरह अन्य नगरों की लिखने जरूरत नहीं, सीधे लिख लो कि कालीबंगा के दोनों भाग पक्की ईंटों से अलग अलग दुर्गीकृत है। अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे नगर हैं जो ईस्ट और वेस्ट दोनों एक साथ दुर्गीकृत है। ये कैसा है? ये अलग अलग दुर्गीकृत है। ठीक है, ईंटों से अलग अलग दुर्गीकृत है। तो ये कई बार सवाल आता है
कि कालीबंगा जो है इसके दोनों नगर अलग अलग और पक्की ईंटों से दुर्गीकृत थे। ठीक है, ये अपने आप में कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा जो है वो हड़प्पा सभ्यता होने का हमें प्रमाण है। यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं हम, एक मिनट, नगर को है ना एक मिनट सही बनाते हैं, रुको एक सेकेंड। हाँ, नगर सही नहीं बना। छोटा और ये होता था बड़ा। ठीक है, ये बड़ा था, ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, अब इसका होता था आपके क्या दुर्गीकरण। चलो कोई नहीं। अब इसका क्या किया जाता था, दुर्गीकरण किया गया है इस प्रकार से। ये हड़प्पा की वेस्ट बस्ती और ये हड़प्पा कालीबंगा की ये ईस्ट बस्ती। अगर आपसे पूछे कोई कि प्राक हड़प्पा के जो सभ्यता के प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य है वो ईस्ट बस्ती से मिले कि वेस्ट बस्ती से, तब आप क्या कहोगे, वो मिले आपके वेस्ट से। कहाँ से मिले, वेस्ट बस्ती से। यहाँ से ईस्ट हमें है वो प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये दोनों नगर है, दोनों सेपरेट है एक प्रकार से। दोनों की क्या विशेषता है, मैं बहुत शॉर्ट में नीचे लिख रहा हूँ। तो इसकी अगर वेस्ट की बात करें तो ये क्षेत्र जो है ये छोटा क्षेत्र था, छोटा क्षेत्र और ऊंचा क्षेत्र। ऊंचा क्षेत्र होने के कारण उसको कहते हैं दुर्ग क्षेत्र। क्या कहते हैं, दुर्ग क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी उत्कृष्ट भवन हैं, जैसे अन्नागार जहाँ अन्न इकट्ठा करते थे, स्नानागार है ना, इत्यादि इसी स्थान पे केंद्रित, इसी यहाँ स्थित ठीक है। तो पॉसिबल है कि यहाँ अभिजात वर्ग रहता होगा। एक बात, अगर मैं ईस्ट बस्ती की बात करूं तो ये छोटा क्षेत्र नहीं है, बल्कि कैसा है, बड़ा क्षेत्र, निचाई निम्न भागों में स्थित है, इसलिए इसको नगर क्षेत्र कहते थे। पूरी पॉपुलेशन यहाँ रहती थी। इसमें भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसे ये मॉडल सही नहीं आया वैसे, ठीक है ना, निम्न भागों में अवस्थित, इसलिए इसको क्या कहते थे, नगर क्षेत्र कहते थे। नगर क्षेत्र कहते थे। ठीक है, सामान्य जनता यहीं रहती थी, सामान्य जनता रहती थी, तो फिर कृषि, पशुपालन वगैरह ये सारे कार्य भी यहीं होते थे। तो हड़प्पा के अन्य नगरों की भांति कालीबंगा भी दो भागों में बंटा हुआ था और दोनों भाग सेपरेट फोर्टिफिकेटेड थे, अलग अलग है वो दुर्गीकृत थे। इस बात का ध्यान रखना। एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा अगर आप ये वाउंड देख रहे हो, ये जो टीला देख रहे हो, यहाँ से हमें कई सारे प्रमाण जो है वो मिलते हैं। और एक पॉइंट मैं कुछ और दूसरे बिंदु पे ले आता हूँ। हड़प्पा के अन्य नगरों की भांति, हड़प्पा के अन्य नगरों की भांति कालीबंगा का नगर नियोजन भी उत्कृष्ट था। ठीक है, तो इतना बढ़िया नगर नियोजन था, तो हम क्या किस बेस पे कह सकते हैं, देखो, तो हम कहते हैं समकोण पर काटती सड़कें थी,
समकोण पर काटती सड़कें। कैसे, बताता हूं। इस टाइप से, एक सड़क दूसरी सड़क, ऐसे बिल्कुल जाली की तरह नजर आती थी सड़कें, इसलिए इसको ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं। तो सड़कें किस सिस्टम में थी? ये ग्रिड सिस्टम में मिलती है। ठीक है, समकोण पर काटती सड़कें, और इसके अलावा घरों में सभी प्रकार की सुविधाएं, शौचालय वगैरह। परंतु एक चीज़ जो गौर करने योग्य है वो ये कि यहाँ पे जो जल निकासी प्रणाली है वो हड़प्पा के अन्य नगरों की भांति उत्कृष्ट प्रणाली नहीं मिली है। ठीक है, तो परंतु यहाँ की जल निकासी प्रणाली यहाँ जल निकासी प्रणाली के साक्ष्यों का अभाव है। लकड़ी की कुछ नालियां जरूर मिली हैं, साक्ष्यों का अभाव है। हड़प्पा के अंदर आपके बनावली और कालीबंगाई दो ऐसे स्थान हैं जो हड़प्पा की जो बेहतरीन जल निकासी प्रणाली थी इसके अपवाद थे। ठीक है, यहाँ से लकड़ी की नालियों के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिलने से हम ये कहते हैं कि कहीं न कहीं जल निकासी प्रणाली बाकी नगरों जैसी नहीं रही है। ये एक प्रकार से यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से लकड़ी की नालियाँ मिली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा अगर अपन और प्रमाणों की बात करें यहाँ पे, तो हमें यूँ कहिए कि यहाँ पर कच्ची ईंटों के अधिकांश घर कच्ची ईंटों के मिले हैं। अधिकांश घर कच्ची ईंटों के। यद्यपि कालांतर में या प्राक हड़प्पा के समय घरों में पक्की ईंटें भी यूज हुई हैं। घरों में पक्की ईंटें भी प्रयुक्त हुई हैं। किसमें? ये उत्तर हड़प्पा में। पहले हड़प्पा में कच्ची ईंटें ही थी और बाद के हड़प्पा में हमें कैसी ईंटें मिली हैं? पक्की ईंटें। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन साक्ष्य है। तो अधिकांश घर हमें कौन से मिले हैं? कच्ची ईंटों के। बहुत कम घर हमें पक्की ईंटों के मिले हैं, और जो पक्की ईंटों के घर मिले हैं वो बाद के हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये पूछे ना कि अधिकांश घर, तो कच्ची ईंटों के हैं। लेकिन केवल कच्ची ईंटों के मिले हैं तो फिर गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ घर पक्की ईंटों के भी मिले। हालांकि अलग बात है कि हड़प्पा काल के बाद की बात है, उत्तर हड़प्पा की बात है। ठीक है, तो और इन घरों में है वो दरारें आई हुई है। इन घरों में आई दरारों में आई दरारों के आधार पर माना जाता है कि यहां भूकंप आया था। यह भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य है।
कई बार ऐसे आता है कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। क्या साक्ष्य है? घरों में आई हुई दरारें। ठीक है, तो घरों में आई दरारें क्या व्यक्त करती है कि यहाँ पे जो है वो आपके भूकंप आए होंगे या भूकंप कभी न कभी निश्चित तौर पे रहे होंगे। ठीक है, ये एक प्रकार से कहा गया है। ठीक है, और चित्र ये मुझे कालीबंगा का ही लग रहा है, हो सकता है कहीं दूसरे शहर का हो, जो भी है आप एडजस्ट कर लेना अगर दूसरे शहर का हो तो। दो कैसे बन गए? मैंने तो एक ही लिया था। ठीक है, अब देखिए 4 प्रमाण हो गए। 5वां प्रमाण। ठीक है, 5वां प्रमाण हम क्या लेंगे कि प्रत्येक घर से एक चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कई घरों से चबूतरों के साक्ष्य मिले हैं, जिन पर क्या है? जिन पर आपके अग्नि वेदिकाएं या यूं कहिए कि हवन कुंड जो है वो निर्मित करवाई गई थी। जिन पर अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड निर्मित है। जो कि बलि प्रथा का साक्ष्य है। जो कि किसका साक्ष्य है? बलि प्रथा का साक्ष्य है। और यहाँ से हमें 7 हवन कुंड मिले हैं। यहाँ से 7 हवन कुंड मिले। एक थोड़ा सा अलग मिला है लेकिन टोटल 7 है। ठीक है, कितने? 7 हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त। कई बार सवाल आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से या कालीबंगा से कितने हवन कुंड मिले हैं या अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो 7 अग्नि वेदिकाएं जो है वो हमें प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, कालीबंगा में अब तक इन घरों में है वो कुएं का निर्माण भी करवाया जाता था। ठीक है, इन घरों में कुएं का निर्माण भी करवाया जाता था। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। अब कुछ विविध साक्ष्यों के रूप में हम बात करते हैं। कुछ विविध साक्ष्यों के रूप में। अच्छा, हो गए 7 विविध साक्ष्य। ठीक है, विविध साक्ष्य का मतलब है कि वो कई सारे ऐसे साक्ष्य भी हैं जो किसी पर्टिकुलर किसी एक में न रख के रखते हैं। ये एक सील है। ठीक है, ये एक मुहर है और इस मुहर से हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ने में है वो सहायता मिलती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ से हमें है वो कई प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और ये मोहरें क्या करती है? ये मोहरें हमें है वो एक प्रकार से हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ से सिलेंड्रिकल या बेलनाकार मोहरें यही है प्राप्त हुई जो हड़प्पा लिपि पढ़ने में पढ़ तो नहीं पाए, हड़प्पा लिपि की जानकारी देती है। ठीक है, जानकारी देती है। दूसरी बात एक और हम ले सकते हैं कि इन क्षेत्रों से हमें कई सारी मृण मूर्तियां मिली हैं। कई
मृण मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ होती मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, मिली है। कौन सी मृण मूर्तियाँ मिली? तब हम कहते हैं कि सबसे प्रमुख ऊंट की मृण मूर्ति, ऊंट का साक्ष्य मिला, कुबड़ वाला बैल, ठीक है, मृदा की आपकी वृषभ की मूर्ति मिली है जिसमें सिर और धड़ को अलग किया जा सकता है। कुबड़ वाला बैल है या वृषभ हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, कुबड़ वाला वृषभ। अब मिट्टी की मूर्ति है ये, जिसका उसको ऐसे बनाया गया है कि जिसका सिर व धड़ अलग किया जा सकता है, सिर व धड़ अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी है वो एक, हमें कुबड़ वाले वृषभ की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त होती है, ऊंट की होती है। इसके साथ साथ हम अगर और देखें यहाँ से तो भैंस, सूअर, बारहसिंगा, भैंस, सूअर, बारहसिंगा, गधा, हिरण इत्यादि, ठीक है, इनकी भी हमें यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ मिलती। पूछते हैं बारहसिंगा का, हिरण का, गधे का, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इनकी मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ हमें मिली हैं। इसके अलावा अगर अपन और देखें यहाँ पे तो मृण मूर्तियाँ हो गई। हाँ, स्वास्तिक का चिन्ह हमें कई जगह पे मिला है, ठीक है, किसका? स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह। और विविध तथ्यों में देखें तो एक हमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया हुआ छतें भी मिली हैं, अलंकृत ईंटों से बनी छतें मिली हैं, ठीक है। ये कुछ विविध साक्ष्य थे। कुछ समाधान से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, समाधान से संबंधित साक्ष्य, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि समाधान की अगर मैं बात करूं तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा स्थल है कालीबंगा जहाँ से हड़प्पा सभ्यता की तीनों प्रकार की समाधान प्रणालियाँ प्रचलित थी। तीनों प्रकार कौन सी प्रणालियाँ? तब हम कहते हैं कि यहाँ से हमें आपके आंशिक समाधान भी मिला है, यहाँ से हमें पूर्ण समाधान भी मिला है, यहाँ से हमें दाह कर्म मतलब जलाने का समाधान, और कुछ ऐसी लाशें जो सीधी गाड़ दी जाती थी, जैसे पूर्ण समाधान कहते हैं। कुछ ऐसी लाश होती थी, शव होता था जिसको धरातल पर रखा जाता था, पशु पक्षी खाते थे और उसके बाद में आधा अधूरा जो होता था उसको धरातल में गाड़ दिया जाता था, उसे आंशिक समाधान कहते हैं। तो यहाँ से हमें तीनों प्रकार के समाधान के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से तीनों प्रकार के समाधान कौन कौन से? आंशिक, पूर्ण और दाह कर्म। ठीक है, तीनों प्रकार के समाधान मिले, समाधान। इसके अलावा यहाँ पे अंडाकार कब्रें भी मिली हैं, ठीक है ना। कैसी? यहाँ से हमें कई अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है, अंडाकार कब्रें जिनमें वो दाह कर्म समाधान की प्रणालियाँ होती थी। इसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है, एक कब्र से। उस खोपड़ी में 6 छेद मिलते हैं और इसके आधार पर माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी से परिचित थे, ठीक है। तो एक कब्र से
कब्र से 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसके आधार पर शल्य चिकित्सा या हम कहते हैं सर्जरी के प्राचीनतम प्रमाण के रूप में माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन समाधान में और देखें तो बच्चे की खोपड़ी होगी, तीनों प्रकार के समाधान यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये बात हो गई, स्वास्थ्य का चिन्ह हो गया, है ना। और इसके अलावा अगर अपन और कुछ पॉइंट देखने का प्रयास करें तो समाधान में ऑलमोस्ट सारी बातें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, समाधान में इतना ही था। हाँ, एक मैं भूल रहा था, एक युगल समाधान कालीबंगा से मिला है और जिसके बेस पे हम कहते हैं कि सती प्रथा के प्रमाण है, क्योंकि लोथल और कालीबंगा से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहां से युगल समाधान का प्रमाण मिला है, जो सती प्रथा के साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो कई बार आता है कि युगल साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और उसके साथ में लोथल से भी हमें युगल यूं कहिए कि समाधान के प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी इसमें, और अब टॉपिक हो जाता है यहाँ पे पूरा, लेकिन ये फोटो बचा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ तथ्य लिख लेते, अन्य तथ्य करके, ताकि इस फोटो का भी यूज़ हो जाए। और ये आपके एक पश्चिमी भाग का क्षेत्र है। और अब देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए यहाँ से कई सारे जब शव मिले तो कैनेडी ने इसके पतन का कारण मलेरिया जैसी महामारी बताया। इसके पतन का कारण मलेरिया जैसी महामारी को बताया। वहीं दशरथ शर्मा ने बाढ़ का बताया। बाढ़ बताया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई पतन का कारण। दूसरी बात, 1985 में राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कालीबंगा संग्रहालय बना दिया। ठीक है, जिसमें सारे प्रमाण वहाँ पे साक्ष्य सजा के रख दिए। सरकार ने कालीबंगा में संग्रहालय बनाया। ठीक है, कालीबंगा का संग्रहालय हो गया और पतन का कारण हो गया। एक चीज़ मैंने बताई थी और लिखवाई नहीं है,
कौन सा पॉइंट था, हाँ वो ASI के अध्यक्ष, ASI के निदेशक जो कालीबंगा से संबंधित रहे, मैं वो बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए 1953 तक कौन था, माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। फिर 1953 से लेकर और 68 तक रहे हैं आपके अमलानंद घोष, ठीक है। और फिर 68 नहीं ऐसे नहीं थे, 53 68, ठीक है। 68 से 72 तक रहे हैं BB लाल, ठीक है। और MS वत्स से पहले PN चक्रवर्ती थे शायद, तो वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गया, हमारे 500 अस्त्रों की बात कर ली हमने और लगभग सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों कालीबंगा था, और बढ़िया तरीके से पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से, जितना मेरे से बन पड़ता था मैंने सारा कुछ कवर कर लिया, और मुझे पूरी विश्वास है कि हमारा प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।